अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई सुबह के साथ हन्नान बुखारी का आपको सलाम पेश है। जनाब, दुआ है आपके लिए और आपके घर वालों के लिए। ये दिन जो है ढेरों खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रहा हूँ। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को जनाब आगे बढ़ाते हैं। शहर फैसलाबाद का मौसम दिन ब दिन हसीन होता चला जा रहा है। सूरज अगर शहर को आंखें दिखाता है तो सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा है और दर्जा रात दिन ब दिन कम होता चला जा रहा है। शहरी खूब इंजॉय कर रहे हैं और आज भी हम अपनी सुहानी सुबह का आगाज नेस्ले एवरीडे से कर रहे हैं, क्योंकि नेस्ले एवरीडे की बनाई गई चाय जो है उससे आपका मूड खुशगवार हो जाता है। और नेस्ले एवरीडे की बनाई जाने वाली चाय, उसका टेक्सचर, उसका टेस्ट, उसकी खुशबू सब उम्दा होती है। और एक उम्दा सुबह के लिए हमने उम्दा चाय का इंतखाब किया है। तो उम्दा चाय बनाने के लिए नेस्ले एवरीडे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसकी खास बात यह भी होती है कि जब आप सूखे दूध के साथ कोई चाय बनाते हैं तो उसमें मोस्टली फुटियां बन जाती हैं। तो नेस्ले एवरीडे अगर आप यूज़ करेंगे तो उससे चाय के अंदर फुटियां नहीं बनेंगी, बल्कि इसके साथ साथ इसका टेस्ट भी इन्हांस होगा, इसकी खुशबू भी इन्हांस होगी, इसका टेक्सचर भी इन्हांस होगा और बेहतरीन कलर के साथ चाय जो है वो तैयार होगी। और आज हम भी अपने सुबह की आगाज़ जो है इसी की चाय के साथ जनाब कर रहे हैं। और पानी जो है हमने बॉयल होने के लिए रख दिया था और पानी बॉयल हो रहा है। इसमें जो है हम काहवा तैयार करेंगे। पहले पत्ती ऐड की जाएगी और जैसे ही काहवा तैयार होगा उसके अंदर नेस्ले एवरीडे डाला जाएगा, ताकि चाय के अंदर फुटियां ना बने और बेहतरीन चाय जो है वो तैयार हो। तो आज मैं भी ये नेस्ले एवरीडे की चाय पीऊंगा और इसके साथ साथ हमारे पास जो मेहमान मौजूद होंगे उनको भी चाय जो है वो मैं पिलाऊंगा। और जनाब स्टार्ट करते हैं। हमारे ख़ास तौर पे आज जो मैंने पानी रखा था वो बॉयल हो रहा है। इसके अंदर जो है वो पत्ती अब ऐड करेंगे और 3 चम्मच पत्ती जो है इसमें ऐड करूंगा मैं। और 3 चम्मच पत्ती के बाद इसे पकने के लिए, पंजाबी में कहते हैं रिझना, तो रिझने के लिए इसे जो है वो छोड़ दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं पत्ती डालते ही इसमें बुलबुले बनना शुरू हो गए हैं और बॉयल आना शुरू हो गया। थोड़ा सा 20 सेकंड के लिए जब इसमें बॉयल आएगा तो पत्ती का रंग जो है वो अच्छे से पानी के साथ रच बस जाएगा, बेहतरीन सा कावा तैयार हो जाएगा। और उस कहवे के अंदर फिर हम ऐड करेंगे नेस्ले एवरीडे, जो कि हमारी आज की चाय की जान है, सुबह की जान है। तो जनाब हम नेस्ले एवरीडे भी अब ऐड करते हैं थोड़ा सा। तो इसके अंदर 3 चम्मच नेस्ले एवरीडे हम ऐड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अब ऐड हो रहा है और किसी किस्म की फुटियां नहीं बन रही इसके अंदर, जो कि बेहतरीन चीज़ है। मोस्टली जब आप बाज़ार से कोई चीज़ लाते हैं, कोई ऐसा नेस्ले एवरीडे की अलावा कोई प्रोडक्ट लाते हैं, उसे आप यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है इसके अंदर फुटियां बनना शुरू हो जाती हैं। तो नेस्ले एवरीडे से फुटियां नहीं बनेगी। और चाय में बॉयल देखें कि बेहतरीन आ रहा है और बेहतरीन चाय बन रही है, अरोमा बेहतरीन है इसका। और आज हमारे जो गेस्ट होंगे जहांगीर हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे जो बीट रिपोर्टर हैं एजुकेशन के, उनको मैं अपने हाथों से चाय पिलाऊंगा। चंद एक लोग रह गए हैं जो कि मेरे हाथों की उन्होंने चाय नहीं पी। तो जनाब जहांगीर, आज आपको हम अपने हाथों से चाय पिलाएंगे, क्योंकि जहांगीर हमारे बड़े ही प्यारे रिपोर्टर हैं और बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं। यूनिवर्सिटीज़ में उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है जहांगीर की। तो जनाब हम चाय जो है उसे अब पोर करेंगे, क्योंकि बॉयल आ चुका है, और चूल्हे को कर देंगे बंद और चाय को पोर करेंगे। लेकिन चाय पौनी जो है वो लाजमी यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बेहतरीन चाय जो है वो तैयार हो चुकी है और इसे हम पोर करेंगे अब कप के अंदर। लें जनाब। अच्छा, वैसे चाय से उठने वाली जो खुशबू है ना, वो मन को खूब ललचा रही है। और खुशबू जो है वो एक ऐसी चीज़ होती है जिसे सूंघने के बाद आपका दिल करता है खाना खाने को, प्रेजेंटेशन देखने के बाद आपका दिल करता है चाय पीने को। तो चाय का टेक्सचर बेहतरीन होना चाहिए। टेक्सचर अगर बेहतरीन होगा, आपको दिखेगी अच्छे, तो फिर ही आप अच्छा पिएंगे ना। तो अगर अच्छी दिखेगी ही नहीं तो आप पिएंगे कैसे? अगर इसमें फुटियां बन जाए, अच्छी क्वालिटी का दूध जो है वो आप यूज़ ना करें, नेस्ले एवरीडे यूज़ ना करें, तो उससे क्या होगा कि वो चीज़ नहीं आपको मिल पाएगी जो मिलनी चाहिए थी। तो जनाब हमने इसीलिए इंतखाब किया चाय बनाने के लिए नेस्ले एवरीडे का। तो नेस्ले एवरीडे आज हमने तैयार कर लिया चाय और मैं सर्व करूंगा यहाँ पे अपने मेहमानों को। हमारे साथ अब्दुल सत्तार साहब मौजूद होंगे जो कि माहिर तालीम है, और उनके साथ हमारा प्यारा जहांगीर। तो जहांगीर, ये आपके लिए चाय। जनाब आज की चाय हमारी नेस्ले एवरीडे की तैयार है। मैं अपना कप भी ले आऊं, फिर हम आपसे सवाल जवाब करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो जनाब आज का टॉपिक जो है हमारा ये है
कि नया निज़ाम तालीम जो आने जा रहा है 2020 के अंदर, 2020 तो खत्म होने वाला है, 2021 के अंदर, उससे जो है वो कितना फायदा होगा स्टूडेंट्स को, कितना नुकसान होगा, जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको एक्सेप्ट भी करेंगे या नहीं करेंगे, वालिदैन का इसके ऊपर क्या कहना है, और तालीमी निज़ाम कितना डिस्टर्ब होगा, कितना अच्छा रहेगा इस साल, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जहांगीर अशरफ मौजूद हैं, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं सिटी 41 के, और उनके साथ साथ हमारे साथ अब्दुल सत्तार ताहिर मौजूद हैं जो कि टीचर हैं, ट्रेनी भी हैं, और इनसे भी गुफ्तगू करेंगे, निज़ाम तालीम के हवाले से पूछेंगे, क्योंकि बच्चों को एक ट्रैक से हटा के जब दूसरे ट्रैक पे चढ़ाया जाता है उससे काफ़ी मुश्किलात जो है वो पेश आती हैं। मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा, उसकी वजह यह है कि मैंने भी नेस्ले एवरीडे पीनी है, तो इसलिए मैं क्यों जो है वो जहांगीर के हाथ में दूंगा। तो जहांगीर बताइएगा, आप तो सिप्स ले ली हैं 2-3, अब मेरी भी लेने की बारी है, तो जनाब आप बताएं कि निज़ाम तालीम से कितना डिस्टर्ब होगा हमारा सिस्टम जो है, या ये सिस्टम की बेहतरी के लिए बहुत ही इस वक्त की ज़रूरत भी है, और ये इस हवाले से काफ़ी डिबेट माजी में चलती रही कि हमारे इसका मतलब ये पॉजिटिव चीज है, इसको हम नेगेटिव नहीं कह सकते। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है। सिलेबस जिस भी स्कूल का आना होगा, अब गवर्नमेंट जो है उस पर स्टैंप लगाएगी कि ये होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स जो हैं वो अपना सिलेबस खुद ही तैयार करके अपनी बुक्स खुद ही शाया कर देती होती थी और बच्चों को पढ़ा रही होती थी, जिस पर वालिदैन काफी तशवीश का इजहार करते थे। सिस्टम यानी खत्म होता। पाकिस्तान में तमाम जो सूबे हैं वहाँ पर अलग अलग पढ़ाया जा रहा है, मदारस में अलग है, स्कूल्स में अलग है, और प्राइवेट सेक्टर में अलग है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में प्राइवेट पब्लिशर्स ऐसे हैं जो कि किसी भी मंजूरी के बगैर, किसी को फॉलो किए बगैर अपनी मर्जी से किताबें पब्लिश करते हैं, और मुख्तलिफ प्राइवेट। अब मसला यह है कि जो हुकूमत ने ये स्टेप लिया है, और तकरीबन 2-3 साल की वर्किंग के बाद, अब गवर्नमेंट को चूंकि काफ़ी अर्सा हो चुका है और पहले दिन से ही ये बातें चल रही थी कि सिंगल नेशनल करिकुलम पर बात होगी और इसके लिए वर्किंग होगी, कामयाब हुई है कि प्राइमरी सतह तक करिकुलम एक डिज़ाइन करके दे दिया गया है। अब मसला यह है कि हमारे अक्सर एजुकेशन सेक्टर से लोग भी इसको भी ठीक तरह से समझ नहीं पा रहे। उनका शायद ये माइंड है कि शायद किताब एक होगी जो सब स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी। ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट ने एक आउटलाइन पोर्ट्रे कर दी है, उस आउटलाइन के मुताबिक कोई भी प्राइवेट पब्लिशर भी बुक पब्लिश कर सकता है, और गवर्नमेंट तो पब्लिश करेगी ही जरूर। एक किस्म का सिलेबस, एक आउटलाइन दे दी गई है, आउटलाइन दे दी है कि इन टॉपिक्स के बाहर नहीं आपने जाना। अगर क्लास 2 का आप करिकुलम उठा के देखेंगे तो उसमें बता दिया गया है कि जनाब ये टॉपिक होंगे, इतने चैप्टर्स होंगे, और इस तरह से आपने बुक लिखनी है। उसमें आप एग्जाम्पल्स अपनी मर्जी से कोड कर सकते हैं, उसमें आप डाटा अपनी, फॉर एग्जांपल हम सीरत नबी के हवाले से, अगर इस्लामियात में एक चैप्टर का उन्होंने कहा है, तो सीरत नबी के हवाले से एक इतना वसी और इतना जामे टॉपिक है कि आप सारा दिन 24 घंटे भी गुफ्तगू करते रहे तो वो खत्म नहीं होगा। इसमें गवर्नमेंट जो मर्जी इसमें निसाब अपना वो कंटेंट डाले, प्राइवेट पब्लिशर जो मर्जी सीरत नबी के हवाले से। देखिए, एक पहलू नहीं है कोई मसला यह है कि उन्होंने आउटलाइन डिजाइन कर दी कि आपने इससे बाहर नहीं जाना। इस आउटलाइन के हवाले से अब्दुल सत्तार का क्या कहना है, इनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। जनाब, आप तो बच्चों को पढ़ाते हैं, और बच्चे कितने मुतासिर हो रहे हैं इससे, जो हर स्कूल अपने हिसाब से ही पब्लिश करता जा रहा था बुक्स को, और अभी जो गवर्नमेंट ने फैसला दिया है वो कितना हक में है बच्चों का? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बात है कि हमारे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनको निसाब और किताब या सिलेबस का एक डिफरेंस जो है ना वो नहीं पता। करिकुलम असल में एक आउटलाइन है, एक गाइडलाइन है, जिसके अंदर रहते हुए बच्चे को किस एज में कौन सी चीज़ सिखानी है, उसके डिफरेंट एसएलओज हैं, उसकी स्किल्स हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं, उनमें रहते हुए वो बच्चे को क्या क्या चीज़ सिखानी है, बच्चा किस काबिल होगा। अब किताब जो है वो इस सारे जो सिनेरियो है, जो सारी आउटलाइन है, उसको फॉलो करके बनाई जाती है। अब जो सिलेबस है वो एक कंटेंट लिस्ट होती है जो किताब के अंदर दी गई होती है। अब मुख्तलिफ जो हमारे सरकारी स्कूल्स हैं उसमें बच्चे कुछ और पढ़ते हैं, हमारा गवर्नमेंट का जो सिलेबस है वो पढ़ते हैं। इसी तरह जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट पब्लिशर्स वहाँ किताबें अपनी लिखते हैं, और इस तरह जो मदरसा के बच्चे हैं वो अलग से मदरसा का अपना सिलेबस होता है वो पढ़ते थे। लेकिन इस दफ़ा गवर्नमेंट ने ये किया है कि मदरसा के बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे, तमाम बच्चे एक ही सिलेबस के लिखी हुई है इसके तहत जो किताबें होंगी वो पढ़ेंगे। अब हमारा जो ये सिलेबस है, जो हमारा जो करिकुलम जो अभी नेक्स्ट सेशन हमारा
उसी करिकुलम को बेस बना के ये करिकुलम बनाया गया है। इससे पहले तमाम सूबे अपना अपना बनाते थे और अपना अपना पढ़ाते थे। इस दफ़ा तमाम सूबे गिलगित इवन के गिलगित बल्तिस्तान और एजे के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के जो स्कूल्स हैं उनमें भी यही पढ़ाया जाएगा। सबके नुमाइंदे इसमें शामिल थे जो ये सिलेबस बनाया गया है। अब इसके तहत कुछ चेंजेज की गई हैं, कुछ तब्दीलियां की गई हैं। तब्दीली कोई बहुत ज़्यादा नहीं की गई। सिलेबस का जो डिज़ाइन है वो सेम है। जो 2006 का जो सिलेबस था उसको पहले रिव्यू किया गया है और कमेटी ने रिव्यू करके ये बताया है कि ये हमारा जो सिलेबस 2006 का जो करिकुलम है ये दी बेस्ट है। क्योंकि अब जो कमेटी बनाई जिसने ये करिकुलम फाइनल किया, उन्होंने सिंगापुर का जो करिकुलम था उसको भी विज़िट किया, फिर फिनलैंड का सबसे अच्छा जो सिस्टम है तालीमी निज़ाम पूरी दुनिया में उसको भी विज़िट किया, फिर कैम्ब्रिज का भी विज़िट किया। सारे सिलेबस देखने के बाद, वो करिकुलम देखने के बाद उन्होंने 2006 का जो हमारा करिकुलम था उसको दी बेस्ट करार दिया और उसमें माइनर सी चेंजेस की गई हैं, कुछ कॉम्पिटेंसी चेंज की गई हैं, कुछ बढ़ाई गई हैं, कुछ कम की गई हैं, कुछ SLOs बढ़ा दिए गए हैं, कुछ कम कर दिए गए हैं। इस तरह यानी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया गया, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया, लेकिन बेस वही है। चूँकि 2006 से जो पहले करिकुलम था वो सारा करिकुलम रट्टा बेस था, वो टीचर सेंटर था, वो स्टूडेंट में समझने, सोचने और कुछ सीखने की सलाहियत नहीं पैदा करता था। अब 2006 के जो बाद करिकुलम बनाया उसकी मेन जो फीचर्स हैं वो यही थे कि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी पैदा की जाए, बच्चे को रिसर्च माइंडेड बनाया जाए, बच्चे के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का, कुछ करने का उसके अंदर मादा पैदा किया जाए। सिर्फ बुक्स तक उसको महदूद ना रखा जाए। बुक्स जो है वो जस्ट एक गाइडलाइन है टीचर के लिए कि यहाँ से टीचर ने करिकुलम को फॉलो करते हुए, उन आउटलाइंस को फॉलो करते हुए बच्चे को जो कुछ सिखाना है, वो जो बुक्स हैं वो बच्चे की हेल्प के लिए, उसको प्रैक्टिस के लिए हैं। इवन के ना के जो बुक्स हैं वो ये नहीं है कि सारा का सारा किताब के अंदर चीज़ है, किताब के अंदर वो सारा कुछ नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस है। वो जो आउटलाइन दी हुई है कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट होंगे वो बुक्स के अंदर है कि प्रैक्टिस के लिए बच्चे की। अब जो है जो मैं 2006 के करिकुलम की बात कर रहा था वो रिसर्च बेस्ड और बच्चे के अंदर एक इंक्वायरी जो अप्रोच है कि बच्चे ने डिफरेंट क्वेश्चन करने हैं किसी टॉपिक के अंदर, वो पैदा करता है। बिल्कुल, और इसका अब मजीद मुआजना भी करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ सही। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ अब्दुल सत्तार मौजूद हैं। ब्रेक से पहले उनके साथ गुफ्तगू हो रही थी तो मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। जनाब, क्या कहेंगे इन दोनों तालीमी निज़ाम के हवाले से गुफ्तगू अगर करें, 2006 का और 2020 का, उसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क जानने से पहले आज के मौसम के हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे शहरी हैं उनमें क्यूरियोसिटी पाई जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के अंदर मौसम कैसा रहेगा। तो मौसम के हवाले से जनाब जानते हैं टुडेज़ वेदर में। शाहिदा परवीन हमारे साथ मौजूद होंगी। शाहिदा, बताइएगा कि आज मौसम कैसा रहेगा? जी हनान, फैसलाबाद का मौसम इस वक्त बेहतर और कम ठंडा है। सूरज भी अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है और तिरछी किरणें ज़मीन पर आ रहा है और धूप पड़ने से सर्दी की शिद्दत में जो है वो कमी वाक़ई हुई। अलबत्ता जब ठंडी हवा चलती है तो सर्दी का एहसास जो है वो बढ़ जाता है। इस वक्त दर्जा हरारत जो है उसमें भी बेहतरी आई है। कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 16 तक जाने का इम्कान ज़ाहिर किया गया। हवा में इस वक्त नमी का तनासब 84% तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं भी कोई भी बारिश का इम्कान जाहिर नहीं किया गया। जी बहुत शुक्रिया शाहिदा। बारिश तो नहीं होगी शहर फैसलाबाद के अंदर, लेकिन सर्दी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। धूप तो निकली है, तो सर्दी के अंदर जब धूप निकलती है सनी डे का मज़ा ही अपना होता है। और इस सनी डे के अंदर चाय हो अगर और इसके साथ साथ कुछ लवाजमात हो तो मौसम का मज़ा दुबाला हो जाता है। जनाब, आज का सवाल पूछते हैं। बहुत सारे ख़वातीन जो ड्यू कॉस्मेटिक्स का गिफ्ट हैम्पर जीतना चाहती हैं और बुलेवार्ड मॉल का जो वॉचर्स जीतना चाहते हैं मर्द हजरात, उनके लिए आज का सवाल है कि एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? मैं फिर से सवाल को रिपीट कर रहा हूं कि एक साल के अंदर कितने हफ्ते होते हैं। इसका जवाब आपको फ़ोन उठाना होगा, टेक्स्ट राइट करना होगा, राइट करके उस नंबर पे सेंड करना होगा जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी दिया जा रहा है। इस नंबर पे ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट करने वाले
जितने खुश नसीब होंगे, जो 10 खुश नसीब होंगे, उनके अंदर 5 खवातीन और 5 मर्द हजरात होंगे। मर्द हजरात को बुलेवार्ड मॉल की तरफ से वॉचेस दिए जाएंगे और खवातीन जो होगी वो ज़रा ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं, तो उसके लिए हमने ड्यूक कॉस्मेटिक्स के गिफ्ट पैम्पर जिनके अंदर पॉलिशेस वगैरह मौजूद हैं उनके लिए रखा हुआ है। तो जनाब जस्ट करना ये होगा, इस नंबर के ऊपर जो कि स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट करने वाले 5 खुश नसीबों को ड्यूक कॉस्मेटिक्स और 5 को बुलेवार्ड की तरफ से वॉचेस जो फराम किए जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, हमारे साथ अब्दुल सत्तार मौजूद हैं और इनके साथ गुफ्तगू जो है निसाब के ऊपर हो रहा था। तालीमी निसाब बच्चों का जो 2006 में था और 2020 में है, इसके दरमियान मुआजना करेंगे कि बेसिक चेंज कहाँ पे आया है। तो अब्दुल सत्तार साहब बताइएगा, चेंज है कहाँ पे? जी, अगर हम इसमें देखें तो इस्लामियत का जो सब्जेक्ट है, इससे पहले 3 क्लास से जो किताब इस्लामियत की स्टार्ट होती थी, और जो उससे पहले जो उसका सिलेबस था वो 1 और 2 का जो जनरल नॉलेज है उसके अंदर होता था। इस दफ़ा जनरल नॉलेज जो है वो 1, 2 और 3 तक जनरल नॉलेज होगा, जिसके अंदर इस साइंस और सोशल स्टडीज़ का जो कॉन्सेप्ट होंगे, जबकि इस्लामियत को एक अलग सब्जेक्ट के तौर पे मुतारफ़ करवाया गया है। पहली क्लास से लेके इस्लामियत जो है ऑनवर्ड सेकंड ईयर तक जाएगी। इस तरह पहली क्लास से लेके सेकंड ईयर तक अखलाकियात की एक जो सब्जेक्ट है वो मुतारफ़ कराया गया है। पहली क्लास से लेके सेकंड ईयर तक वो अखलाकियात का सब्जेक्ट जो गैर मुस्लिम होंगे वो उसको पढ़ेंगे। और जो इस्लामियत है उसके अंदर कुछ चेंजेस की गई हैं कि पहली से 5वीं क्लास तक हर बच्चे के लिए कुरान पाक नाजरा जो है वो पढ़ना लाजमी करार दिया गया है, कि पहली क्लास से लेके कुछ सूरतें पहली क्लास में पढ़ेगा, कुछ दूसरी, तीसरी में, चौथी में, 5वीं में, इस तरह कुछ पारे, इस तरह ये 5वीं क्लास तक जो बच्चा है वो नाजरा कुरान पाक मुकम्मल करेगा। इस तरह पहली से लेके 5वीं तक बच्चा 40 अहादीस जो है वो उसका तर्जमा, उसका मफहूम और अहादीस वो याद करेगा। इस तरह कुछ चीज़ें हैं इस्लामियत की। इस तरह उर्दू में कुछ जो है हमारे उसमें कुछ कॉम्पिटेंसीज़ का इजाफा किया गया है। इसी तरह मैथमेटिक्स में, इस तरह सोशल स्टडीज़ में। सोशल स्टडीज़ में अगर हम देखें तो इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट जो पहले नहीं थे, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप है कि अपना कारोबार हम कैसे शुरू कर सकते हैं, किस तरह रिस्क ले सकते हैं, इससे पहले इस तरह के जो मौजूद थे वो वैसे बहुत अच्छी चीज़ है नहीं होते थे। इस दफ़ा 4 क्लास से जो सोशल स्टडी का सब्जेक्ट जो है वो शुरू कर रहे हैं, उसके अंदर ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसी तरह जो इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो एज आ लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, एज आ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाएगा, कि वो लैंग्वेज सीखने के लिए उसके अंदर सारी चीज़ें ऐसी शामिल की जाएंगी कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए जो मददगार होंगी, बेसिक्स जो होंगी, लैंग्वेज स्किल्स। और इसी तरह उर्दू जो है उसके अंदर अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा एक चेंज आ रहा है। वो इस तरह के उर्दू में ये बाकायदा वाज़े तौर पे करिकुलम में लिखा हुआ है वाज़े तौर पे कि जो हर क्लास में हम्द और नात होगी, लाजमी होगा। और इस तरह सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौजू, इस मौजू पर हर क्लास में एक जो सबक है वो लाजमी होगा। इसी तरह अल्लामा इकबाल की या तो नज़म होगी या उसका कलाम होगा उस किसी भी अपना क्लास लेवल पे, और या उसके ऊपर मजमून होगा। कोई भी क्लास की किताब जो है उर्दू की वो अल्लामा इकबाल के नज़म के बगैर, उसके कलाम के बगैर या उसके जो उसके ऊपर नसर की सूरत में उसके बगैर मुकम्मल नहीं होगा। इस तरह कायदे आज़म के नज़रियात और मशाहिर, हमारे कौमी और मकामी जो मशाहिर हैं उनके ऊपर भी लेसन होंगे। और इसी तरह अगर मैं हनान अगर मैं बात करूं तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ में लिखी है, जो करिकुलम का अगर आप डॉक्यूमेंट उठा के देखें तो उसके अंदर भी ये बार बार लाइन आपको पढ़ने के मिलेगी कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नामी आएगा इसके अंदर, तो वो उसके लिए बाकायदा स्टेटमेंट दी है कि इस तरह ये लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा हुजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम, ये पूरा लिखा जाएगा। यहाँ भी नामी आएगा और करिकुलम के अंदर भी यहाँ बार बार ये नाम आ रहा है, बिल्कुल इस तरह पूरा लिखा हुआ है। जबकि इससे पहले जो लिखा जाता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस इतना लिखा जाता था। अब खातमुन नबीयीन का लफ्ज लाजमी करार दिया गया है। इस तरह इस्लामियात के अंदर हर जो क्लास है पहली से लेकर 5वीं तक खातमुन नबीयीन का कॉन्सेप्ट जो है वो लाजमी दिया गया है। बिल्कुल, ये इस चीज़ के साथ साथ जो हमारे शोरा कराम है, हमारे जो इकबाल हैं, जो कायद के नज़रियात हैं, इनको लाजम करार देना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि हमें अपनी जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। जहाँ से हम निकल रहे होते हैं वो उन जड़ों से ही निकल के एक दरख्त जो है वो कदावर बनता है। तो कदावर दरख्त को
नाज होना चाहिए अपनी मजबूत जड़ों पे। तो कायद जो हैं वो उन्होंने जड़ें मजबूत की थी हमारे पाकिस्तान की। और अगर इकबाल की बात की जाए तो उनकी शायरी जो है वो मशले राह है हमारे लिए। और बहुत सारे बच्चे हमारे इकबाल को, आजकल के दौर के बच्चे जो हैं वो उनको शायद पता ही ना हो, स्कूलों के अंदर जो पढ़ रहे होते हैं, जो ए लेवल पढ़ रहे हैं, ऑल लेवल पढ़े, उनको शायद उस तरह से नहीं इकबाल को पढ़ाया जाता। लेकिन हमें अपने कल्चर को तस्लीम करना चाहिए, इसे भूलना नहीं चाहिए। दूसरों के कल्चर को अडॉप्ट करने के बजाय अगर हम अपने ही कल्चर को रिच करें तो बहुत सारे मामला बेहतर हो सकते हैं। जहांगीर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। जहांगीर, बहुत सारे स्कूल्स के अंदर ये देखने को मिलता है कि जो अच्छे लेवल के प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें एक निज़ाम तालीम मुतारफ करवाया गया था विजुअल इफेक्ट्स का, कि बच्चों को विजुअलाइज करवाया जाए, ना कि उनको बुक्स से पढ़ाया जाए। वीडियोस दिखाई जाती थी और इसके अलावा जेस्चर्स दिए जाते थे जिनसे उनको सीखने को मिलता था। क्रिकेट खिलवाई जाती थी तो बताया जाता था आप एक बार बॉल फेंक रहे, 2 बार फेंक रहे, 3 बार फेंक रहे, तो उससे काउंटिंग भी आती थी, चीज़ों की नो हाउ भी होती थी। और जापान में तो ये बड़ा फाल तालीमी निज़ाम है। उस हवाले से भी कोई चेंज आएगा इसमें? अच्छा हनान, एक्टिविटी करवाना ये टीचर पे डिपेंड करता है इसका, एज इट इज अगर कहें ना अच्छा, कि मैं चाहूंगा जहांगीर, आपकी बात काट रहा हूं, ब्रेक का वक्त हो गया है, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ जहांगीर मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। जहांगीर, ब्रेक पे जाने से पहले जो विजुअलाइज करवाते हैं बच्चों को और 5वीं तक का निसाब जो है वो वीडियोस के ज़रिए पैगामात देते हैं, उनको सिखाते हैं, बुनियादी तालीम वीडियोस के ज़रिए देते हैं, वो तालीमी निज़ाम कैसा है और कितना फाल है हमारे माशरे के अंदर, ये बताइएगा। अच्छा हनान, जो बेसिकली होता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, और ये गवर्नमेंट ने जो बात कर रहे थे अब्दुल सत्तार ताहिर कि 2006 से ये चीज़ गवर्नमेंट स्कूल के निसाब में भी ऐड है। अच्छा, उनको बाकायदा तौर पर कहा जाता है। और पीली एक प्रोजेक्ट था ब्रिटिश काउंसिल के ताउन से, कोई ही टीचर ऐसा होगा जिसने वो ट्रेनिंग हासिल नहीं की होगी, उन तमाम को बताया गया है कि आपने बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं पढ़ानी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवानी है। जो आपने उनको लेसन पढ़ाना है उसको एक्टिविटी करके दिखानी है ताकि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर हो। लेकिन तो अलमिया यही है, इम्प्लीमेंटेशन का है ना, मसला यही है कि जो बता रहे हैं ना कि 2006 और इसमें फर्क नहीं है, तो बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग 2006 से करिकुलम का हिस्सा है। और इसके तहत तमाम टीचर्स, चाहे वो प्राइमरी स्कूल टीचर हो, एलिमेंट्री स्कूल टीचर हो, हेड तक की ट्रेनिंग करवाई गई है डेवलपमेंट के हवाले से कि वो अपने स्कूल की डेवलपमेंट किस तरह करेगा, लीडरशिप किस तरह करेगा अपने स्कूल की। लेकिन अफसोस यही है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल इसको फॉलो नहीं करते, वो सिर्फ किताबें पढ़ाने को ही टीचिंग समझते हैं और किताबें पढ़ा कर हर साल बच्चे, चूंकि अब गवर्नमेंट ने 5वीं और 8वीं का एग्जाम ही खत्म कर दिया है। अब जो टीचर ने पढ़ाना है उसको पता है कि मैट्रिक से पहले कहीं पे जज नहीं होना उसने, तो जो मर्जी पढ़ा दें आप, अगली क्लास में हर साल बच्चों को प्रमोट करते जा रहे हैं। और ये बाकायदा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 8वीं तक किसी को फेल नहीं करना आपने। लेकिन जहांगीर, बात यह है कि जिस जगह पे चेंज ना होना वो जगह एक ना एक दिन बेकार हो जाती है। और माशरा अगर हमारा इवॉल्व हो रहा है, दिन ब दिन बदल रहा है, तो हमें अपने माशरे के हिसाब से चीज़ों को चेंज करना चाहिए। पूरी दुनिया जो कि वक्त के साथ साथ, टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आप को इवॉल्व कर रही है, उसके साथ साथ दौड़ में हमें पीछे नहीं रहना चाहिए, हमें भी इवॉल्व करना चाहिए। लेकिन हमारे टीचर्स इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में इतनी तस्हीक क्यों समझते हैं? हनान, देखें, जो आप बात कर रहे हैं विजुअलाइजेशन के हवाले से, गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, ECE के नाम से। हर स्कूल को तकरीबन 1 लाख के करीब बजट दिया गया था कि अपने एक क्लासरूम को डेकोरेट करेंगे, उसमें LCD लगाएंगे, बच्चों को कार्टून्स की मदद से जो प्री क्लास प्रोजेक्ट था पूरा गवर्नमेंट का। और अक्सर स्कूल ऐसे हैं जिनमें बाकायदा तौर पर LCDs मौजूद हैं, कमरे डेकोरेट हो चुके हैं, लेकिन इनकी तादाद अभी बहुत कम है। और उनमें बच्चों को पढ़ाने के लिए और बच्चों की देखभाल के लिए अलग से एक आया का फंड दिया गया है कि आप वहां पे एक आया रख सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। अच्छा जहांगीर, आप सब घूमते फिरते हैं, इनकी भीड़ को भी अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, जितना बजट दिया गया था उतना लगा भी है? अच्छा, ये जहाँ पे इसी के हवाले से है ये लगा है, लेकिन देखें, चीज़ें लग जाना, चीज़ें फराहम कर देना काफ़ी नहीं होता, उसको यूटिलाइज करना। और अभी चूंकि 100% स्कूल्स में ये नहीं बना, और जो शहर के स्कूल्स हैं इसमें बहुत अच्छे तरीके से ये चलाया जा रहा है। कितने % स्कूल्स हैं शहर के अंदर जिनके अंदर ये लगा दिया गया? शहर में पहले मरहले में तो इन्होंने दिया था कि प्राइमरी हाई स्कूल्स के जो प्राइमरी सेक्शन हैं या एलिमेंट्री स्कूल्स के प्राइमरी सेक्शन हैं और कुछ प्राइमरी स्कूल्स ऐसे हैं,
अभी मेरा ख्याल है कि फैसलाबाद में शायद 400-500 स्कूल्स में होगा मजमूई तौर पर पूरे 2200 स्कूल्स में से, और आहिस्ता आहिस्ता हर साल ये 100 स्कूल्स को दे रहे हैं फंडिंग। तो ये तकरीबन पिछले 4-5 साल में 500 के करीब स्कूल्स में ईसी क्लासरूम बन चुके हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, और वहाँ पे जो दाखिला है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सिर्फ इसी वजह से कि आप गवर्नमेंट स्कूल में जब बच्चों को अट्रैक्टिव क्लासरूम देंगे। देखिए, बाकी प्राइवेट सेक्टर इसी से पेरेंट्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ कि हम जी एलसीडीज लगा के बच्चों को कार्टून की मदद से, क्योंकि बच्चे का पहला साल जो होता है ना स्कूल में बड़ा मुश्किल होता है, पहले दिन बच्चा रोते रोते जाता है, लेकिन अगर आप उसको वहाँ पे बड़ा अट्रैक्टिव माहौल देंगे तो बच्चे वहाँ पे इंजॉय करेंगे। इंजॉयमेंट के साथ साथ लर्निंग होगी और खेल कूद के साथ साथ, तो वहाँ पे टॉयज, वहाँ पे आपका पूरा डेकोरेशन और चारों तरफ आपने पेंटिंग्स करवाई हुई हैं। चलें जी, अब्दुल रज़्ज़ाक साहब से भी पूछ लेते हैं। जनाब, आप क्या कहेंगे, ये बच्चों के लिए कितना मुफीद है ये सिस्टम? ये बच्चों के लिए तो बहुत मुफीद है, लेकिन ये जैसे जहांगीर ने कहा है कि अब चीज़ें लगा दी, उसको रूम को डेकोरेट कर दिया, चीज़ें लगा दी, उसको सिलेबस दे दिया, टीचर्स को ट्रेन भी कर दिया और ये सारा कुछ हो गया। अब ऑब्जेक्टिव उस वक्त अचीव होगा जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी और टीचर उसको बाकायदा करेगा। टीचर ने जो सारा कुछ सब कुछ सीख तो लिया है, चीज़ें भी रख दी हैं, किट भी मौजूद है, कलरफुल रूम भी हो गया है, लेकिन जब तक उसके ऊपर काम नहीं होगा, बच्चों को इन्वॉल्व करके ये सारी चीज़ें नहीं करवाई जाएंगी, तब तक इसकी कोई आउटपुट नहीं होगी। और हमारे मोस्टली स्कूल ऐसे ही हैं कि यहाँ जब तक पूछा ना जाए, जब तक उनको कहा ना जाए, जब तक उसकी कोई चेक एंड बैलेंस ना हो, तब तक उस पर कोई काम नहीं होता। और यकीनन अब टीचर्स जो हैं उन चीज़ों की हिफाजत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा हिफाजत करते हैं, ताला लगा के रखते हैं, उसकी सफाई करते हैं, सारा कुछ करते हैं। अगर नहीं होता तो बच्चों को इन्वॉल्व नहीं वहाँ किया जाता। जब तक बच्चों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता तब तक ईसीई का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं होगा। ईसीई का हम ये समझते हैं कि जो प्री प्राइमरी जो क्लास है, अक्सर स्कूलों में प्राइवेट और गवर्नमेंट यही समझते हैं कि हमने उर्दू पढ़ाना है, अलिफ-बे पढ़ानी है, उसको एबीसी पढ़ानी है या उसको काउंटिंग करवानी है, जबकि ये एक माइनर सा हिस्सा है ईसीई करिकुलम का। उसमें 7 कॉम्पिटेंसीज हैं जिसके अंदर एक लैंग्वेज एंड लिटरेसी एक है, उसके अंदर उस बच्चे की फिजिकल फिटनेस है, बच्चे का उसके अंदर पर्सनल डेवलपमेंट है, उसकी सोशल डेवलपमेंट है, हेल्थ एंड हाइजीन है, बच्चे की। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि ऐड होती हैं, उसके बाद ही जाके एक बेहतरीन निजाम जो है वो बन पाता है। जो किट है और ये रूम है, ये इसी मकसद के लिए दिया गया। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़्ज़ाक साहब आज के शो में आपका आने के लिए। जहांगीर, आपका भी बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले मुझे बताएं, चाय अच्छी थी मेरी जो बनाई मैंने? जबरदस्त चाय जी, अच्छी चाय थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का शो में आने के लिए। तो नाज़रीन, इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं किचन के सेगमेंट के साथ। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन हो तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल ज़बरदस्त होना चाहिए। तो मेरा हेयर स्टाइल प्राइम हेयर क्लब की तरफ से बनाया गया। अगर आप भी चाहते हैं कि ज़बरदस्त से हेयर स्टाइल बनवा के अपनी पर्सनैलिटी को चार चांद लगाएं तो उसके लिए आपको जनाब कॉलोनी में प्राइम हेयर क्लब जाना होगा। हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है। चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आज हमारे शेफ यूके हमें क्या बना के खिला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, कैसे आप? ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। आज कुछ डिफरेंट चीजें नजर आ रही हैं, क्या बनाने जा रहे हैं आज हम? सर आज 2 रेसिपी लगेंगी, चिली गार्लिक विंग्स और हनी विंग्स। चिली गार्लिक विंग्स भी बनाए जाएंगे और हनी विंग्स भी बनाए जाएंगे जनाब। आज बड़ा ही मुनफरिद डिश जो है वो बनाने जा रहे हैं और मेरा ख्याल है आज मेरा मन भी कर रहा था कि विंग्स खाए जाए, क्रेविंग्स हो रही थी मुझे और आपको पता नहीं कैसे पता चल गया, तो आज विंग्स ही बनाए जा रहे हैं। तो जनाब मैं चाहता हूं कि इसकी रेसिपी बताएं, क्योंकि यहाँ पे मेरा ख्याल है हमने विंग्स की मैरिनेशन ऑलरेडी कर ली थी। जैसा कि मैं हर शो में आपको बताता हूँ, हमारी कोशिश होती है कि मैरिनेशन पहले करके रख ली जाए, क्योंकि मैरिनेशन के लिए एक वक्त दरकार होता है कि आप 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए या ओवरनाइट इसे आप मैरिनेट करके रखें। तो हमने पहले कर लिया, लेकिन मैरिनेशन का आपको तरीका जरूर बताएंगे। कितना चिकन हमारे पास मौजूद है, कितना इंग्रेडिएंट इसके अंदर यूज हुआ, मैरिनेशन किस तरह से हुई, तमाम चीजें 1 बाय 1 बताएं। हमारे पास सर 1 केजी विंग्स है, हमने लेना है 2 टेबल स्पून लेने हैं कॉर्नफ्लोर के और 2 टेबल स्पून लेने हैं फ्लोर मैदे के। उसको मिक्स करके उसके बाद आपके घर एग मौजूद है, मस्टर्ड सॉस मौजूद है, पानी है, आप उसमें मिक्स करके लिक्विड बना के उसके बाद हम टेस्ट लगाएंगे। चिली गार्लिक लगा लें, ब्लैक पेपर, चिली पेस्ट
सॉस और साल्ट, इसको मिक्स करके जो अपनी चिकन है, विंग्स है, फिश है, कोई मैरिनेट आप उसको मिक्स करके उसको थोड़ी देर रखेंगे, उसके बाद हम फ्राई करेंगे सर। चलें जी, मैं चाहता हूँ आप ये भी बताएं कि मैरिनेशन कितनी देर के लिए करनी है और ओवरनाइट इसे रखना है, 1-2 घंटे के लिए करनी, कितनी देर के लिए? सर बेहतर तो ये ओवरनाइट हो जाए तो सबसे बेस्ट होगा। ये देखें ना आप, बिल्कुल इसमें अंदर जज़ब हुई है, ऐसे ऑयल में रखेंगे तो ये जो मैरिनेशन के अंदर जज़ब है वो ही हो जाएगी। अच्छा, इसे डीप फ्राई किया जाएगा? सर फ्राई करेंगे सर। फ्राई करेंगे। और मुझे ये बताएं कि किस में करेंगे, गोल्डन कुकिंग ऑयल में या घी में? गोल्डन कुकिंग ऑयल में करेंगे जनाब। गोल्डन कुकिंग ऑयल के अंदर इसे तैयार किया जाएगा। गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का यह कहना है कि इसे अफजान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक कुदरती अज्जा के साथ तैयार किया जाता है और जिसका मकसद ये होता है कि आपके खानों को 4 चांद लगा दिए जाएं। यही नहीं, इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी मौजूद है, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी इसके अंदर मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत पे खाने के मुस्बत असरात पड़े तो उसके लिए आपको इंतखाब करना होगा गोल्डन कुकिंग ऑयल का। बाजार में जब भी जाएं सबसे पहले आपका हाथ बढ़ना चाहिए गोल्डन कुकिंग ऑयल की तरफ, क्योंकि यही आपकी सेहत का जमानत भी देता है और इसके साथ साथ खानों की लज्जत को भी इंप्रूव करता है। तो जनाब, गोल्डन कुकिंग ऑयल हमने कड़ाही के अंदर पहले ही डाल रखा था, उसे अब हम करेंगे गरम। गरम करने के बाद हम करेंगे चिकन को फ्राई। अच्छा, ये बताएं कि हनी विंग्स जो तैयार कर रहे हैं और दूसरे विंग्स, इनमें फर्क कहां पे आएगा? सर रेसिपी यही है इनकी, वो चिली गार्लिक मैरिनेशन सेम है जी, मैरिनेशन सेम है। उसको चिली गार्लिक पेस्ट डाल के, गार्लिक उसी के अंदर हनी विंग्स डाल के ना उसे अच्छी तरह पकाएंगे उसी के। उसके बाद हम डालेंगे उसके हनी विंग्स। हनी विंग्स डाल के उसके बाद एक केचप का चम्मच लगाएंगे और चिली गार्लिक का 1 चम्मच लगाएंगे और हॉट सॉस का 1/2 टीस्पून लगाएंगे उसमें। मैं जो फर्क पूछना चाह रहा हूँ, पहले बताएं कि चिली गार्लिक किस तरह से तैयार करेंगे विंग्स? मैरिनेशन होगी, ये दोनों का स्टेप सेम है जी। अब यहाँ से चिली गार्लिक किस तरह से? हम हमारे पास गार्लिक होगा, सोते किया होगा सर, ठीक है। उसके अंदर विंग्स डालेंगे। विंग डालने के बाद हम फ्राई होने के बाद जी जी फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसको उस पैन में सर उसी में इसमें सोते करेंगे जी, सोते करेंगे। उसके बाद इनकी सॉस लगाएंगे, टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। और चिली गार्लिक के लिए चिली गार्लिक लगाएंगे और हनी विंग्स के लिए हम शहद का इस्तेमाल करेंगे। इसमें ये भी इस्तेमाल हो सकती है सर, एक चम्मच इसका लगाएंगे, केचप का, एक गिली चिली गार्लिक का और 2 टेबलस्पून लगाएंगे हनी विंग्स। उसके अंदर हम पकाएंगे, इसको पकाएंगे। उसका स्पाइसी टेस्ट भी होगा और हनी का टेस्ट भी आएगा। ठीक है। और ये रेसिपी जो है अब हम तैयार करने जा रहे हैं। तो जनाब, हमारा ऑयल जो है वो अब गर्म होगा। मेरा ख्याल है आग को थोड़ा बढ़ा लिया जाए, क्योंकि स्पार्क थोड़ा बढ़ेगा तो उससे क्या होगा कि ऑयल जल्दी गर्म हो। जो मैरिनेशन है सर, फ्लोर है, कॉर्नफ्लोर है, इस पर क्रिस्पी भी होगा, खाने में मजा भी आएगा। अच्छा, कॉर्नफ्लोर के साथ मैरिनेशन है? जी जी। और कॉर्नफ्लोर के साथ जब भी मैरिनेशन की जाती है तो नाज़रीन, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दूं, इससे जो वो फुटियां सी बनती है ना चिकन के ऊपर, क्रंच जो होता है ना, उस क्रंच का मजा अपना ही है। और खास तौर पे हनी विंग्स के अंदर जब क्रंच होता है ना तो वो बड़ा टेस्टी लगता है। तो आज हम रेसिपी जो सॉफ्ट होता है चिकन, ऊपर से क्रंची होता है और अगर आप सॉस इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। अच्छा, इसके साथ हम कुछ सॉस तैयार कर रहे हैं या? सर सॉस में गिली चिली गार्लिक के साथ भी खा सकते हैं, केचप के साथ भी और मायोनीज के साथ भी खा सकते हैं। अगर खट्टा मीठा अगर आपको टेस्ट चाहिए, चिली गार्लिक का यूज करें। हनी विंग्स मीठे होते हैं थोड़े से, तो चिली गार्लिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं जरा मीठा टेस्ट हो तो उसके लिए आप केचप का यूज कर सकते हैं साथ में। तो जनाब, ये 2 सॉसेजेस हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल जो है वो हमारा तकरीबन 20 सेकंड के अंदर अंदर भरपूर गर्म हो जाएगा। उसमें फिर हम इसे फ्राई करना शुरू करेंगे। अच्छा, ड्रिंक्स कौन सी होनी चाहिए? ड्रिंक्स सर 7 अप होनी चाहिए सर। 7 अप होनी चाहिए। चले जी, ये तो डिपेंड करता है। लेमनेड भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, ये तो हर एक की अपनी पसंद होती है। लेकिन अगर आपकी कोई पसंद है तो हमें लाजमी शेयर करें ताकि हम आपको वो बताएं कि उसे घर के अंदर किस तरह से तैयार किया जा सकता है। तो हमारा ऑयल जो है वो काफी हद तक गर्म हो चुका है। मेरा ख्याल विंग्स जो है अभी ड्रॉप किए जाए, डाल के चेक करते हैं। जी जी, अभी ठंडा है, अभी थोड़ा ठंडा। इसमें जो इसकी मैरिनेशन है सर, इसका छोटा विंग्स है ना, वो मैरिनेशन की वजह से काफी बड़ा हो जाएगा। मैरिनेशन ऊपर को फैला देगी, क्रिस्पीपन आ जाएगा, बहुत जबरदस्त शाइनिंग आ जाती है। मैरिनेशन इसकी कमाल की होगी तो टेस्ट खुद ब खुद बिल्कुल आपकी तमाम डिश जो है, जो खास तौर पे विंग्स बन रहे हैं या कुछ भी इस तरह की चीज बन रही है, वो मैरिनेशन पे बहुत डिपेंड करती है। मैरिनेशन नाज़रीन अगर आपने अच्छी ना की
और उसको प्रॉपर टाइम ना दिया, आप चीज को बना तो लेंगे, पका तो लेंगे, ऊपर से प्रेजेंटेशन भी बेहतर नजर आएगी, लेकिन जब आप उसे खाएंगे तो इंटरनल टेस्ट उसका उस तरह से नहीं होगा, क्योंकि वो मैरिनेशन के जो मसाले हैं, जो स्पाइसेस हैं, वही उसके अंदर रच बस नहीं पाएंगे, तो उससे टेस्ट इंप्रूव नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट को इंप्रूव करें, मैरिनेशन के तरीके को सीखने के साथ साथ ये जानना जरूरी है कि इसे कितनी देर के लिए मैरिनेट किया जाएगा। तो जनाब अभी ऑयल जो है अभी मजीद गर्म हो रहा है, लेकिन काफी हद तक हो भी गया है। बॉयल जब आ जाएगा ना इसमें, तब वो मैं मोस्टली ऑब्जर्व करता हूँ कि फ्राई करने के लिए चीजें जो है इसमें डाली जाती हैं। अच्छा, रमजान के अंदर भी खास तौर पे इतने डिशेस जो हम बताते हैं बनाने के लिए, लोग जो हैं वो रमजान के अंदर भी बहुत सारी डिशेस बनाते हैं, और ये इस तरह की डिशेस का इस्तेमाल खास तौर पे घरों के अंदर किया जाता होता है सर। हर किसी की फेवरेट डिश होती है सर। बिल्कुल, हर एक की। तो जनाब हम ये बना रहे हैं और ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन आपको मैं बताता चलूं जाने से पहले कि आज हमारे बड़े ही खूबसूरत और प्यारे दोस्त हैं जो कि हमारे शो का हिस्सा बनेंगे। ख्याल अहमद कास्टू से मेरी मुराद है, अभी रिसेंटली वजीर भी बने। तो जनाब हमारी बहुत बहुत ढेरों मुबारकबादें भी हैं उनको, और उनका वादा था कि वजीर बनने के बाद सबसे पहला शो वो मेरे साथ ही करेंगे, तो आज वो वादा अपना निभा रहे हैं। और साथ साथ हम उनके लिए खास तौर पे आज डिशेस भी कुछ तैयार कर रहे हैं। और आज़ाद भाई, उनके जो भाई हैं, वो तो बड़े टेस्ट कॉन्शियस थे, उन्होंने तो हमारे शेफ को 2-4 मशवरे भी दिए थे कि आप अगर इसको इस तरह से कर लें डिश को तो बेहतर हो सकता है। तो वो भी जरा टेस्ट कॉन्शियस है, उनके लिए भी आज जो डिश तैयार कर रहे हैं, देखते हैं कि उनको पसंद आएगी या नहीं पसंद आएगी। तो ब्रेक लेंगे नाज़िन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक के बाद जनाब हमें ज्वाइन किया है ख्याल अहमद कास्टू साहब ने, जो कि सूबाई वजीर हैं कल्चर एंड कॉलोनीज। पहले तो जनाब बहुत बहुत मुबारक हो, आपने वजारत का कलमदान जो है वो बाकायदा तौर पे संभाल लिया है, और मंडे से आपने ज्वाइनिंग भी लाहौर ऑफिस के अंदर थी। तो किस विजन को लेके, किस अज़म को लेके, इस वजारत को लेके आगे चलेंगे? क्योंकि जब कल्चर की बात की जाती है, हमारा कल्चर, पंजाबी कल्चर, शोरा का, शायरों का, अदीबों का कल्चर तो बहुत रिच है, लेकिन ये नापैद होता चला जा रहा है, दम तोड़ता चला जा रहा है। आप क्या कहेंगे, विजन क्या है, किस तरह से लेके चलेंगे इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे आज अपना मेहमान बनाया, और मैं समझता हूँ कि मैं जब भी सुबह उठता था तो आपका ये शो देखता था, और मेरा आपसे एक प्रॉमिस भी था कि जब भी मैं आऊँगा सबसे पहले आपके शो पे आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। और मेरा ख्याल है कि मैंने आज अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है। तो देखें, कल्चर की बात है कि कल्चर कौमों की पहचान होती है, और बदकिस्मती से हम लोग इस रेस में भागते चले जा रहे हैं और अपने कल्चर को भूलते चले जा रहे हैं। अब खान साहब ने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी है और मेरे सीएम ने मुझे ज़िम्मेदारी दी है। मैं इंशाअल्लाह ताला अपने पंजाब के कल्चर को आगे लेके चलूँगा, और कोशिश करूँगा कि हमारे जो कल की जो मेरी छोटी सी एक ब्रीफिंग थी, उसमें मैं ये भी चाह रहा हूँ कि उर्दू के साथ हमारा 20%, 25% उर्दू वाले कायदे में हमारा पंजाबी को भी शामिल कर दिया जाए। जनाब तो ये आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हमारा पंजाबी डिपार्टमेंट जिस यूनिवर्सिटी का, वो बंद होता चला जा रहा है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो बचपन को प्रेप से लेके 5 तक जो है उनका उर्दू का कायदा ना, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं 25% हिस्सा उसका पंजाबी में कर दें, ताकि लोग पंजाब के कल्चर को भी जानें, पंजाब की लैंग्वेज को भी जानें। देखें, आपने देखा होगा सिंध में तीनों सूबों में अपनी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, और बदकिस्मती से हमारे सूबे में नहीं थी। तो मैं तो सबसे पहले ये काम करूंगा, जो कल 1-2 दिन की मेरी रिसर्च है उसमें तो मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं पंजाबी के और एजुकेशन के मिनिस्टर से इस पर बात करूंगा, और इंशाल्लाह ताला इसे पंजाबी को उर्दू के साथ हिस्सा बनाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, हमारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बहुत बुरा हाल है, जवाल पजीर है इस वक्त। थिएटर्स 6 महीने बंद रहे, अब चल रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहाँ पे बहुत सारे मसले हैं, और भी बहुत सारे मसले हैं। सिनेमा हमारा 9 महीने हो गए बंद हैं, कोई नई मूवी नहीं बन रही। इस इंडस्ट्री को दोबारा से खड़ा करने के लिए गवर्नमेंट की भरपूर इनको सपोर्ट चाहिए होगी। बहुत सारे आर्टिस्टों का ये कहना है कि इमरान खान साहब कुछ करें हमारे फनकारों के लिए, खास तौर पे कोई ऐसा आसान इक़्तिसाद के ऊपर लॉन्च जो है वो फराम करे, जिससे वो अपना बिजनेस या कोई इस तरह का सिस्टम चलाएं जिससे घर का सर्कल चल सके। इनके लिए कोई स्ट्रेटजी है आपकी?
जी, मैं जैसे आपको पता है कि पूरी दुनिया में कोविड ने हिला के रख दिया है, इकॉनमियों को हिला के रख दिया है, लेकिन हमारे मुल्क पे फिर भी अल्लाह का करम है कि हमारी इंडस्ट्री चल रही है, हमारा काम सारे चल रहे हैं। और जहाँ तक आपकी बात है थिएटर की और मूवीज़ की, इंशाल्लाह ताला इस पे मैं उस्मान दार साहब से भी बात करूँगा, इस पे हम लोन जो हैं इन्हें हम सस्ते रिलैक्सेशन पे हम इनको दें इंशाल्लाह ताला। अच्छा। और जैसे आपने कहा कि हमारे फनकारों का बहुत बुरा हाल है, मुझे आज उस दिन कल सुन के खुशी भी हुई कि हम जितने हमारे बूढ़े फनकार थे या बीमार फनकार थे, हमने उनके घरों में जाके भी 2-2 लाख रुपया दिया उन्हें किसी ने बीमारी का ट्रीटमेंट करवाना था तो हमने उनको भी पैसे दिए। जो मैं यहाँ पे आपको लाजमी पॉइंट आउट करवाना चाहता हूँ, हो सकता है लाहौर का हो, मेरे इल्म में ये बात नहीं है, लेकिन अब क्योंकि आप फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, लाजमी मीटिंग कीजिएगा हमारे फनकारों के साथ। इंतहाई बुरे हालात में कोविड के डेज में गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद सिर्फ और सिर्फ उनका कहना है कि 5,000 रुपया की गई 6 महीनों के अंदर। आप उनमें से मिलिएगा, एक भी शख्स को 2 लाख तो क्या 10,000 भी मिले हो तो बहुत बड़ी बात है। तो आप एक लाजमी तौर पे उनकी मीटिंग कीजिएगा, उनके मसाइल जरूर सुनिएगा। देखिए हनान, बात यह है कि एक ही दिन में तो कोई बंदा नहीं सब कुछ कवर कर सकता होता, आपको एक टाइम चाहिए। अभी तो मैं अपने महकमे को सुन रहा हूँ कि वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं उनसे कहूंगा कि इसमें ये कमी है, ये है। पहले मैं उनको सुनूंगा। मैंने उनको भी ये कहा कि आप मुझे अपना जो कुछ आपका है आप मुझे बताएं, ठीक है। जब वो बता लेंगे उसके बाद मैं जो कमियां होंगी उसे दूर करूंगा इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे जो आपने कहा फैसलाबाद के फनकारों को मैं उनको घर पे भी बुलाऊंगा, उनको खाना पे बुलाऊंगा, उनसे बातें करूंगा, और इसमें मैं आपकी मदद भी चाहूंगा। आप मुझे पॉइंट आउट करिएगा, मैं उन सब दोस्तों को बुलाऊंगा। यकीन जानिए बहुत सारे आर्टिस्टों को पता था कि आज आप आ रहे हैं, क्योंकि फैजुल हसन चौहान के पास पहले ये वजारत थी और अब आपके पास है। एक नई उम्मीद की किरण उनमें जागी है कि कम से कम हमारे शहर का बंदा तो है ना, हम अपने मसाइल जाके उसे बता तो पाएंगे। अब आपने कहा है कि उनको घर पे बुलाऊंगा, तो यकीन जानिए बहुत सारे आर्टिस्ट इस वक्त देख के इस चीज को इतना खुश हो रहे होंगे कि हमारी भी आवाज सुनने वाला इंशाल्लाह। तो अगर आप उनके लिए इनिशिएटिव लेते हैं तो यकीन जानिए आपका नाम हमेशा सुनहरी हरूफ के अंदर लिखा जाएगा। इंशाल्लाह। लेकिन सर वो लोग हमें एंटरटेन करते हैं, हमें खुश करते हैं। इस दौर में जब हर बंदा परेशान है, अगर फनकार ना होते तो हमारा आधा पाकिस्तान, आधा फैसलाबाद डिप्रेशन में चले जाता। और मैं समझता हूँ हमारा असासा है और उनकी हम टेक केयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। और यहाँ पे मैं एक और भी बात आपके गोशगुजार लाजमी करना चाहूँगा कि सीपीओ फैसलाबाद और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानब से थिएटर्स को ताउन की इंतहाई ज़रूरत है। अब वो किस तरह से कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, पिछले दिनों मीरा आई थी फैसलाबाद, उनके लाइव शो के दौरान फायरिंग हो गई। अब जो भी बड़ा आर्टिस्ट हमारे फैसलाबाद में आता है, कोई ना कोई सिक्योरिटी रिस्क उसके लिए लाजमी रहता है। उसकी वजह से हमारे लोकल आर्टिस्ट तो यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, बाहर से आके बड़े आर्टिस्ट काम करने से डरते हैं। एक तो उनको सिक्योरिटी लाजमी तौर पे चाहिए होगी, दूसरा डीसी ऑफिस की तरफ से ताउन ये चाहिए होगा कि जब भी फायरिंग होती है या कोई इस तरह का सिक्योरिटी थ्रेट होता है, थिएटर को बंद कर दिया जाता है, सिक्योरिटी को इंक्रीज नहीं किया जाता। वो रोते रहते हैं, पीटते रहते हैं इस बात को कि हमारा क्या कसूर, थिएटर क्यों बंद किया जा रहा है। जो लोग शरपसंद हैं उनको पकड़ा जाए, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। तो मैं चाहता हूं आप इस हवाले से कोलैबोरेशन के लिए एक ब्रिज कायम करें उनका, ताकि ये जो मसाइल हैं उनके वो दूर हो सकें। जो आपने बात की है इसमें देखें, पहले नंबर पे तो थिएटर वालों की अपनी जिम्मेदारी भी है सिक्योरिटी को करना, मैनेज करना। तो उसके बाद हमारी जो है डीसी और आपने सीपीओ की बात की है, इन दोनों को भी मैं इनसे बात करूंगा इंशाल्लाह। दोनों बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, इन्हें मिलके कहेंगे कि जो इनका मसला है सिक्योरिटी का हम बढ़ा दें, बजाय बंद करने के हम इसका हल करें, ताकि ये काम चलता रहे, लोग इंटरटेन होते रहें। अच्छा, वजीर आजम फैसलाबाद आए थे और 13 अरब का ऐलान करके गए, कब तक लगना शुरू हो जाएंगे? जो मसाइल हैं, जो रोड्स हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, वासा के प्रॉब्लम्स हैं, वासा के अब कनेक्शन कल कटना शुरू हो गए थे। और इसके साथ साथ अगर बात करें सीवरेज के सिस्टम के मसाइल की, बारिश जब भी होती है सीवरेज सिस्टम के मसाइल बहुत ज़्यादा शहर के अंदर जन्म ले लेते हैं। वो तमाम तर कब तक हल होते नजर आते हैं? 2.5 साल तो गवर्नमेंट को हो गए हैं, अब और कितना वक्त दरकार होगा? अच्छा, आप ना देखें, जहाँ पे कुछ कमियां हैं वहाँ पे अच्छाइयाँ भी हैं। मैं बताऊं कि एज ए इंसान, एज ए कौम, हम में भी कुछ खामियां हैं।
हम कभी ये नहीं देखते कि हमने ये शॉपर फेंकना है ज़मीन पे, ये गटर में जाके बंद हो जाएगा। हम भी गाड़ी में खा रहे होते हैं और अपनी गाड़ी को साफ रखने के लिए बाहर सड़क पे फेंक देते हैं। हमें इन चीज़ों से भी बचना होगा। इन दिनों में जो सीवरेज का आपने बरसात में देखा, वासा ने बड़ा अच्छा काम किया। बहुत कम वसाइल थे उनके, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसमें मेरे एमडी साहब और मेरे चेयरमैन शेख शाहिद साहब, उन्होंने मिलकर काम किया और बड़ा अच्छा, पूरी टीम ने उनका काम अच्छा किया। अब हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारा जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है, जो पैसे आमद है वो बहुत कम है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ग्रांट हमने मंजूर करवाई है, जिसमें हमारे ये 13 अरब वाला पैकेज है, इसमें वो मंजूर हो गई है। अब इंशाअल्लाह ताला आपने देखा होगा कि 13 अरब में से कुछ सड़कों के टेंडर्स भी हो गए और काम शुरू हो गए हैं। और आपको आने वाले दिनों में, बल्कि एक आधे महीने में ना, आपको काम होते नजर आएंगे। और ये पीएम साहब ने, ये सीएम साहब ने पैकेज दिया था पंजाब को। सीएम साहब ने तो 2 बार दिया था ना। हाँ जी, 2 बार कह के गए थे, लेकिन आया नहीं। नहीं। चलें, अब पीएम साहब ने भी दे दिया है और सीएम साहब भी इकट्ठे हैं, एक ही है। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करके आपको महीने के अंदर ये पैकेज पे काम होता हुआ आपको नजर आएगा। देखें, फैसलाबाद ने जो इज्जत, जो मकाम दिया है इमरान खान को, और इमरान खान साहब खुद भी समझते हैं कि फैसलाबाद ने मुझे बहुत इज्जत दी है। और हम ये समझते हैं कि हम फैसलाबाद को, इमरान खान साहब जब आए, आपने देखा फैसलाबाद आए, उन्होंने उस वक्त भी ये कहा कि मैं आता रहूँगा, फैसलाबाद मेरा शहर है। और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि जनवरी में भी वो आएँ फैसलाबाद, और जब वो आएँ तो हमारे काम शुरू हुए हों। आप क्या समझते हैं शहर का सबसे दरीना बड़ा मसला कौन सा है जिसे फिलफौर हल करना चाहिए? मेरा ख्याल इस वक्त तो सबसे पहले मसला हमारा वासा का है कि हम उसे ग्रांट दें और उसके बाद उसके जो कमियां हैं उसे फुलफिल की जाएं, और जो मेन रोड्स हैं इन सारियों को बनाया जाए। टैरिफ में चेंज होना चाहिए वासा का, क्योंकि इनके बिल्स बहुत कम हैं। टैरिफ में चेंज की मसला ये है कि अभी हमारी आवाम जो है ना, वो ये बर्दाश्त नहीं करती महंगाई को, और ना कि ये महंगाई बिल हम ज्यादा करें, और वो अफोर्ड नहीं करते। इसलिए आपने देखा होगा कि हम बहुत कम पैसे ले रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम इसे पंजाब गवर्नमेंट की ग्रांट से पूरा करेंगे इंशाल्लाह ताला। आने वाले दिनों में महंगाई कम होती हुई नजर आती है आपको? महंगाई माशाल्लाह अभी भी कम है जी। आप कोई भी सब्जी ले लें, चलें, आपकी तो शादी नहीं हुई, आप कोई भी सब्जी ले लें, कोई भी आप मौसम की सब्जी ले लें, आप उसके रेट ले लें, आप मुझसे इस पर डिबेट कर लें कि ये बात मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं। आज आप अभी मार्केट निकलें, मौसम की सब्जी ले लें। अब आप ये तो ना हो कि जो न्यूजीलैंड से चीज आ रही है आप उसका रेट को आप करें, मुकाबला करें उसका जो मौसम की सब्जी हो। अगर सब्जियों के रेट की मैं बात कर लेता हूं, एक हफ्ता पहले चले जाएं, अदरक 6 सेंचुरियां क्रॉस कर चुका था, 600 रुपए किलो बिका है। टमाटर जो है वो 200 रुपए से भी ज्यादा ऊपर जा चुका था। कितनी देर ये, कितने दिन रहा ये तकरीबन 1 महीना रहा है। मैंने पूरा 1 महीना सेगमेंट इसके ऊपर किया है, इससे भी ज्यादा रहा होगा। लेकिन मसला ये आता है, फिर कुछ इंतजामिया का किरदार भी आ जाता है कि गवर्नमेंट के रेट्स को इंप्लीमेंट करवाना। अभी भी आप जंग बाजार में चले जाएं, मैं ये चाहूंगा कि आप प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को ये लाजमी तौर पर कहें कि मुख्तलिफ शहर के हिस्सों में विजिट करें, जिन्होंने रेट लिस्टें अवेजा नहीं की उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी की जाएं। इस पे मैं देखता हूं, मैं अपना मार्केट कमेटी के चेयरमैन है अबरार रशीद ढिल्लू साहब, मैं उनको कहूंगा इस पे वर्किंग करें और इस पे वर्किंग तेज करें, और इंशाल्लाह ताला इसे इंतजामिया के साथ मिलके बेहतर करते हैं। अगर कोई कमी कहीं है उसे दूर करते हैं। पीडीएम के हवाले से क्या कहेंगे? जलसे जुलूस कामयाब जा रहे हैं या नाकाम जा रहे हैं? मेरा ख्याल हमसे बेहतर आपकी आंख है, वो बेहतर देखती है। आपने फैसलाबाद वाला भी उनका शो देखा, बेचारों ने कितने दिन जोर लगा के क्या किया। मैं अल्लाह के फजल से कहता हूं, मैं अकेला उतना शो कर जाता। अच्छा, ठीक है। और लाहौर का जलसा, कितने एमएनए एमपीए उनके हैं, तो उनमें से क्या जलसे में से निकला। आपने तो पहले भी जलसों को देखा है, इमरान खान के जलसों को देखा, वो एक बंदा जलसा करता था। ये तो बेचारे 11 बंदे, तू बंदे ले, इतने तू इतने ले। बंदे वो होते हैं जो खुद आते हैं, इनके जलसे में बंदे खुद नहीं आए, वो खत्म हो गए। उसके बाद इनके चेहरों के तासर भी देख लो कि वो खत्म हुए वाले हैं। चलें जी, यानी आपका मकसद है कि वो नाकाम रहे, बिल्कुल आपकी नजर में कामयाब जलसे, बिल्कुल नाकाम। चलें जी, इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। अपनी आंख से देखें ना, मेरी आंख तो ये कह रही है नाकाम, आप भी बताएं ना कि वो क्या। ठीक है जनाब, ब्रेक के बाद इस मौजू पे मजीद गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। जनाब, जिन्होंने ड्यू कॉस्मेटिक्स और इसके साथ साथ वाउचर जीते हैं बुलेवार्ड मॉल की तरफ से, उनके नाम अनाउंस करता चलूं। ड्यू कॉस्मेटिक्स की तरफ से जीते हैं जी जो गिफ्ट टेम्पर है, रिमशा, हिरा, जरफिशा, अफीफा और उजाला। मैं फिर से उनके नाम रिपीट कर रहा हूं, रिमशा, हिरा, जरफिशा, अफीफा और उजाला। और जिन्होंने वाउचर जीते हैं बुलेवार्ड मॉल की तरफ से, उनका नाम भी मैं लेता चलूं, रमजान, तलाल हैदर, सैफ, हमजा और अरसलान। मैं फिर से नाम रिपीट कर रहा हूं, रमजान, तलाल हैदर, सैफ, हमजा और अरसलान। जनाब, इन्होंने वाउचर जीते हैं बुलेवार्ड मॉल की तरफ से। और ख्याल अहमद कासरू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनके साथ गुफ्तगू करते हैं। सर, हमारा एक सेगमेंट होता है, उसमें मैं कोई एक लफ्ज पूछूंगा, उस लफ्ज को सुनते ही आपके माइंड में जो भी ख्याल आए आप उसका जवाब दीजिएगा। तो स्टार्ट करें जी। शहर फैसाबाद। इसे खूबसूरत करने की जरूरत है। खूबसूरत कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है पहले। मनपसंद खाना? हलीम। हलीम। सिंगर मनपसंद? हिस्सा खेल। गीता? अता हिस्सा खेल। अताउल्ला ईसा खेलवी। पसंदीदा मिठाई? बर्फी। क्या चीज? बर्फी। बर्फी आपको बहुत पसंद है। ट्रैवलिंग? बहुत जुनून की हद तक शौक है। और इस सिलेक्शन से पहले मैं जानता हूं आप काफी ट्रैवलिंग कर हाँ, भी चुके हैं। हाँ। और मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर घूमते हैं। फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है आपकी? मेरी अमेरिका। अमेरिका। पसंदीदा मशगला? दोस्तों में बैठना और गप्पे मारना। अच्छा, ठीक है। ये भी इस हवाले से इनकी पहचान पूरे शहर में है, तो ये वाकई इनका मशगला है ये पसंदीदा। फेवरेट सियासी शख्सियत इमरान खान के अलावा? फेवरेट सियासी शख्सियत इमरान खान के अलावा? हाँ जी, इमरान खान के अलावा, क्योंकि वो तो आपके फेवरेट हैं ही, मुझे पता है, तो लेकिन उनके अलावा कोई एक शेख रशीद हो जाए, जुल्फी बुखारी हो जाए, फवाद चौधरी हो जाए, अलीम खान हो जाए, जहांगीर तरीन हो जाए। मेरे वजीर आला उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार साहब, जनाब ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आपका उनके लिए। तो पसंदीदा खेल? क्रिकेट। अच्छा, लेकिन प्लेयर तो आप किसी और खेल के ज्यादा हैं। नहीं, मैं क्रिकेट भी बहुत जनाब, मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पे टेबल टेनिस के इतने शानदार प्लेयर हैं। मैं इतनी बार इनसे हारा हूं, लेकिन बहुत दफा हमने जीता भी और बड़े मैकडॉनल्ड्स खाए हैं जनाब से हमने। तो आगे चलते हैं जनाब, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा और उसके बाद आपसे कुछ आपको जो है वो मैं ऑप्शंस दूंगा, उन ऑप्शंस में से आपको एक सिलेक्ट करना होगा। तो स्टार्ट करें जनाब। कैंडल नाइट डिनर पर अगर आपने जाना हो तो किसके साथ जाना पसंद करेंगे? हरीम फारूक, महवश हयात, ज़ारा नूर अब्बास। महवश हयात। महवश हयात, खुदा का नाम है, हर बंदे को ये पसंद है। डीसी साहब को ये पसंद है, कमिश्नर साहब को ये पसंद है, जितने नून लीग के पॉलिटिशियंस है उनको महवश हयात पसंद है, कुछ एसी साहिबान को भी महवश हयात पसंद है। महवश हयात की डिमांड बहुत ज्यादा जहां पब्लिक में है, उसी के साथ साथ हमारे पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स में भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। अच्छा जनाब, जादू की जफ्फी देनी हो तो इनमें से किसको देंगे? वाइस चेयरमैन वासा शेख शाहद, इब्रार रशीद डिल्लू जो कि मार्केट कमेटी के चेयरमैन है, या महर अवैस अरशद जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं वेस्ट रीजन पंजाब के पीटीआई के? अबरार रशीद डिल्लू। अबरार रशीद डिल्लू साहब, आपको जादू की जफ्फी दी जाएगी। महर अवैस, आपको बिल्कुल जफ्फी नहीं मिलेगी। और शेख शाहद साहब, आप भी अपने मन से ये ख्याल निकाल दें कि ख्याल अहमद कासू साहब आपको जफ्फी जो है वो जादू की देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। पीटीआई का शहर फैसाबाद का टाइगर कौन है? शेख खुर्रम जो कि आपके एमएनए हैं, या फैजुल्ला का मौका? इतनी सोच में क्यों पड़े हैं? दोनों टाइगर हैं, दोनों टाइगर। ना ना ना, एक का जवाब आपको देना का, जो जरा ज्यादा गर्ज वाला टाइगर है ना, जिसकी पीटीआई में ज्यादा पहचान है हमारे शहर के अंदर, वो फिर फैजुल्ला का मौका। फैजुल्ला का मौका। शेख खुर्रम साहब, आप टाइगर बिल्कुल नहीं है पीटीआई के, फैजुल्ला का मौका जो है वो टाइगर है हमारे। तो मूवी में अगर हीरो आना चाहें तो किसके साथ हीरो आना पसंद करेंगे? माया अली, सना जावेद, सजल अली? सना जावेद। सना जावेद आपके साथ ख्याल अहमद कासरू जो कि हमारे प्रोविजनल मिनिस्टर भी हैं, अगर मूवी की तो आपके साथ हीरो जरूर आएंगे। अच्छा, किससे मुस्कुरा के सलाम लेंगे? किससे जस्ट सलाम लेंगे और किसे देख के रास्ता तब्दील कर लेंगे? राना सनाउल्लाह, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान? रास्ता मैं फजल मान से चेंज कर लूंगा। अच्छा, मुस्कुरा के सलाम किससे लेंगे? मुस्कुरा के मैं मेरे शहर का सनाउल्लाह उससे ले लूंगा। आहा, और सलाम जस्ट बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ लेंगे। किसी एक के साथ पूरा दिन गुजारना हो तो किसके साथ गुजारना पसंद करेंगे? उज़मा बुखारी, शीरी रहमान, फिरदौस आशिक अवान? मैं शीरी रहमान से। शीरी रहमान का?
उसकी क्या खास बात है? उनसे सीखूंगा। अच्छा। हाँ, उनसे बहुत सी चीजें मुझे सीखने को मिलेंगी, इसलिए मैं शीरी जमान के साथ। अच्छा, वैसे मैंने गलती कर दी, आपकी पार्टी का नाम डाल के मुझे किसी और का डालना चाहिए था ताकि थोड़ा कंट्रोवर्शियल होता हो। अच्छा जनाब, उस्मान बुज़दार की जगह अगर किसी को वजीर आला बनाना पड़े और आपके हाथ में इस चीज की पावर हो कि आप किसी को भी इसमें से वजीर आला बना सकते, तो किसे बनाते? फयाजुल हसन चौहान, फिरदौस आशिक अवान या अलीम खान? अव्वल तो हमारा जो सीएम है वही बेस्ट हाँ, है। सीएम तो बेहतरीन है, हम मान लिया, लेकिन आपके हाथ में पावर है, अभी बना सकते हैं किसी को। पावर तो इमरान खान के पास है जी, जो उन्होंने। सपोज, मैं जस्ट सपोज करने फिर मैं अलीम खान को। अलीम खान को। अलीम खान साहब, आप में वो गट्स हैं ख्याल अहमद कासरू के मुताबिक कि आप वजारत को अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। फिरदौस आशिक अवान के पास वो गट्स मौजूद नहीं है और ना ही फयाजुल हसन चौहान के पास वजारत को संभालने के गट्स है, इसलिए इनकी जान से अलीम खान को दिया गया है। तो जनाब बहुत शुक्रिया हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। अब मैं ये चाहता हूं कि लास्ट पे आप क्या पैगाम देना चाहते हैं उन तमाम फनकारों को जो कि आपसे उम्मीदें लगाई बैठी हैं, या कॉलोनीज के हवाले से जो गुफ्तगू आप करना चाह रहे हैं, मैं चाहता हूं आप बताएं उनको कि आपका विजन क्या है। देखें फनकार, मैं ये चाहता हूं कि हमारा कल्चर प्रमोट हो। इसके लिए मैं मीटिंग्स भी ले रहा हूं और कोविड की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह के घर पे उम्मीद है कि इन 2-3 महीने में इस सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं अपना इस पे इवेंट करवाऊंगा, इस पे मैं इंशाल्लाह ताला इनसे बहाल करवाऊंगा। बिल्कुल जी, और हमारी दुआ है कि इसे इसी तरह आप आगे लेके चलें। बहुत शुक्रिया ख्याल अहमद कासरू साहब आज के शो में आने के लिए। तो इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।